Okay students, next question है under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude। आप लोगों ने ये बताना है कि आपके पास कोई भी वेक्टर है, उसके जो दो कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है या y कंपोनेंट है, वो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यहाँ से आप लोग देखें और आपके पास ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर, और उसकी ये कंपोनेंट जो x एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसका कंपोनेंट, उसको हम x कंपोनेंट कहते हैं, और जो उसका y एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है उसको हम a y कहते हैं या y कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोगों के पास ये दोनों जो आपके कंपोनेंट्स हैं ये कब दोनों इक्वल होंगे। सो हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर आपका जो वेक्टर a है, अगर वो यहाँ पे आपके एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि थीटा क्या है 45 है, तो आपको पता है कि ए एक्स आपके पास ए कॉस थीटा के इक्वल होता है, ए वाई आपके पास ए साइन थीटा के इक्वल होता है। जब ए एक्स ए कॉस ऑफ 45 डिग्री आप लोगों ने लिखा है तो यहाँ पे आपके पास कॉस ऑफ 45 1/√2 आ गया, और ए आपके पास इसी तरह आ गया विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। और जब आप लोगों ने ए साइन थीटा यानी ए वाई को देखा तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 45 डिग्री, और आपके पास साइन ऑफ 45 डिग्री भी 1/√2 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे आपके पास दोनों केसेस में ए एक्स और ए वाई जो दोनों हैं वो इक्वल आ रहे हैं, और वो उस वक्त इक्वल आ रहे हैं जब आपका वेक्टर ए हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास क्या है कि आपके ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं अल्टरनेटिवली आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स इज़ इक्वल टू ए वाई अगर आप लिखें, क्योंकि आप लोगों को इनिशियली यही चीज़ चाहिए कि दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हों, वो कंडीशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ए एक्स आपके पास ए कॉस थीटा के इक्वल है, ए वाई आपके पास ए साइन थीटा के इक्वल है। यहाँ से आप क्या करेंगे कि कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे अगर 1 है यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आपके पास रह गया। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आपके पास टेन थीटा के इक्वल होता है विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे थीटा आप इसी साइड पे रखेंगे, यहाँ पे टेन है, दूसरी साइड पे जाके टेन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। सो टेन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये चीज़ आ गई है कि जब आपका वेक्टर ए हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो उस वक्त आपके पास क्या होगा कि उसके दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख रहे हैं, इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप लोगों ने बताना है स्टूडेंट्स कि क्या आपका कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो है उसके अंदर आप स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास वेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप स्केलर की बात करें तो स्केलर के केस में आपके पास जस्ट जो है वो मैग्नीट्यूड होता है। सो आप इनको दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो स्केलर्स हैं वो सिंपल अरिथमेटिक्स के जो रूल्स होते हैं प्लस माइनस के उनसे ऐड होते हैं। लेकिन आप जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पे आप हेड टू टेल रूल्स और इस तरह के रूल्स को यूज़ करते हैं वेक्टर एडिशन के लिए। सो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है कि आप क्या करें कि किसी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर किसी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर। अगेन यहाँ पे वही आप लोग आर्ग्यूमेंट देंगे कि जो नल वेक्टर है दैट इज़ स्टिल अ वेक्टर एंड 0 इज़ अ स्केलर, यू कैंट ऐड स्केलर इनटू वेक्टर। और वही आपके पास आर्ग्यूमेंट होगा अगेन कि आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो हेड टू टेल रूल से ऐड हो रही हैं, लेकिन जो स्केलर्स होते हैं जैसे कि 0 एक स्केलर है तो वो आपके पास क्या होता है, सिंपल अरिथमेटिक रूल से किसी भी चीज़ के अंदर ऐड किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी 0, एक्सप्लेन। आप लोगों ने बताना है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास और उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो अनइक्वल हैं। आप बताएं कि अगर आप उनको ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे तो वो ज़ीरो हो सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स आपके पास जब भी दो वेक्टर्स हैं अगर उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो उनका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो उनको ऐड करने से आपके पास ज़ीरो वेक्टर आएगा या नल वेक्टर आएगा। लेकिन अगर आपके पास इनिशियली ये बता दिया गया है कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों अनइक्वल हैं तो ऑब्वियसली उनका मैग्नीट्यूड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, या तो उनका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, से अगर आप दूसरे वेक्टर को उसके अंदर ऐड करके हैं तो वहाँ पे आपके पास नेगेटिव हो जाएगा,
या फिर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वो ज़ीरो कभी भी नहीं होगा क्योंकि वो दोनों इक्वल नहीं हैं। ज़ीरो वेक्टर होने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड से ज़ीरो वेक्टर हासिल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि दोनों वेक्टर्स का सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। उस केस में आपके पास क्या होगा कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन होगा, दो वेक्टर्स का जो सम होगा वो ज़ीरो वेक्टर होगा। लेकिन अगेन अगर वो अनइक्वल हैं तो वहाँ पे आपके पास सम ज़ीरो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ्स आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ्स। आप लोगों से कहा गया है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, उनका सम और उनका डिफरेंस, दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों जो वेक्टर्स हैं उनकी सेम लेंथ्स हैं। आप लोगों ने ये बताना है कि दोनों वेक्टर्स के जो सम होगा या जो डिफरेंस होगा वो भी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने दो वेक्टर्स लिए हैं, इससे मैंने एक वेक्टर ए लिया है और एक वेक्टर बी लिया है। अब ए और बी दो वेक्टर्स मैंने ले लिए हैं, उनका सम और उनका डिफरेंस उनको आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि आप दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और इन दोनों वेक्टर्स के ऐड करने से आपके पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है से आर, और इन्हीं दोनों वेक्टर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनके सब्ट्रैक्शन से आपके पास कोई वेक्टर आ रहा है विच इज़ आर प्राइम। तो आप लोगों ने बताना है कि ये जो दोनों के एडिशन से या दोनों के डिफरेंस से जो दो वेक्टर्स आ रहे हैं वो दोनों वेक्टर्स भी आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। सो सिंपली आपके पास क्या होगा कि आर डॉट आर, और आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो। सो यहाँ पे अगर आपके पास ये सम और ये डिफरेंस यानी कि ये आर और ये आर प्राइम अगर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको ज़ीरो होना चाहिए। सो इसको हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास इन दोनों वेक्टर्स का ज़ीरो आ रहा है या नहीं। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपके पास ज़ीरो आता है तो दैट्स मीन कि आपके पास ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने दोनों वेक्टर्स की एडिशन ले ली दैट इज़ आर और दोनों वेक्टर की सब्ट्रैक्शन ले ली दैट इज़ आर प्राइम। अब आप लोग क्या करेंगे कि दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे दरम्यान में डॉट का साइन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, डॉट, क्योंकि वेक्टर्स का वेक्टर्स के साथ जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ इधर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने परपेंडिकुलर जब प्रूव करना है तो क्लियरली यहाँ पे आप लोग क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो आपके पास ए डॉट ए यहाँ से, फिर यहाँ से ए डॉट बी, साथ में साइन माइनस का, फिर यहाँ से बी डॉट ए आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ बी डॉट बी। अब आपको पता है कि ए डॉट ए जो होता है वो ए स्क्वायर के इक्वल होता है, ए डॉट बी इसी तरह रह जाएगा और बी डॉट ए को आप ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है और यहाँ पे अगेन बी डॉट बी किसकी शक्ल में आ जाएगा, बी स्क्वायर की फॉर्म में। अब आप लोगों ने जब लिखा है कि बी डॉट ए डॉट बी के इक्वल है यानी कि कम्यूटेटिव है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास माइनस का ए डॉट बी है और यहाँ पे आपके पास प्लस का ए डॉट बी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ पता है कि आप लोगों ने स्टार्ट में कहा था कि ये जो दो वेक्टर्स आपने कंसीडर किए हैं ए और बी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी सेम हैं। और अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक हो गया, जब बी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। सो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि अगर दो वेक्टर्स का सम और दो वेक्टर्स का डिफरेंस हम ले रहे हैं और उनके नतीजे में जो वेक्टर्स हमें मिल रहे हैं वो भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज़ how would the two vectors of the same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to a vector of the same magnitude। आप लोगों से कहा गया है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और उनके सेम मैग्नीट्यूड हैं और आप लोगों ने उनको इस तरह अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद ऐड करना है कि उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो भी उन दोनों वेक्टर्स की लेंथ के इक्वल लेंथ में आए, यानी कि उस रिजल्टेंट वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम हो। सो आप लोगों को पता है कि आपके पास जो दोनों वेक्टर्स हैं वो दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपके पास इक्वल वेक्टर्स हैं। तो इक्वल वेक्टर्स हैं और तीसरा वेक्टर आप ऐसा लेना चाहते हैं कि वो भी क्या हो, इक्वल हो। और आप लोगों ने ये बताना है कि आपके पास क्या हो रहा है कि दोनों के दरमियान में जो एंगल है या ओरिएंटेशन है वो आपने बतानी है कि किस तरह की होगी कि वो दोनों क्या होंगे कि एक इक्वल रिजल्टेंट वेक्टर देंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर आप कहें कि आपके पास ये वेक्टर ए है,
इसकी लेंथ से अगर आप कह रहे हैं कि 1 मीटर है, आपके पास वेक्टर ए है और इसकी लेंथ आपके पास से 1 मीटर है, और अगेन आपको बताया गया है कि जो वेक्टर बी है उसकी भी लेंथ इस चीज़ की इसके इक्वल है, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या है कि बी वेक्टर है और इसकी भी लेंथ क्या है, इक्वल है। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा केस होता है जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ऑब्वियसली जब दो वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट लेंगे और साथ में आप तीसरा वेक्टर जब उनका हेड टू टेल रूल से मिलाएंगे, रिजल्टेंट लेंगे, तो वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनेगा। सो अगर आपके पास दो साइड्स इक्वल हैं तो तीसरी साइड को आपको इक्वल करवाने के लिए आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में 120 डिग्री की रोटेशन रखनी पड़ेगी। ठीक हो गया। यानी कि आप लोगों ने क्या किया है कि वेक्टर ए को रखा है और वेक्टर बी को उसके ऊपर इस तरह रखा है कि वो जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है उसके साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, या अगर दोनों का इनवर्ड एंगल देखें तो वो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब आपको पता है कि ये भी जो है 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, और इसको जो तीनों एंगल्स हैं वो कितने होंगे, 60 डिग्रीज के होंगे। सो आपके पास क्या होना चाहिए, ए और बी जो हैं उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री जब होगा उस वक्त आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। The two vectors to be combined have magnitude 60 Newton and 35 Newton. Pick the correct answer from those given below and tell why is it only one of the three that is correct. 100 न्यूटन, 70 न्यूटन और 20 न्यूटन। आपको बताया गया कि दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक का मैग्नीट्यूड क्या है, 60 न्यूटन है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन है, और आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा जब आप इनको सम करेंगे। तो 100 न्यूटन होगा, 70 न्यूटन होगा या 20 न्यूटन होगा। ठीक है, डायरेक्शन इनकी कैसे है उस चीज़ को नहीं बताया गया, हमें यहीं से अंदाज़ा लगाना है इनके मैग्नीट्यूड से। सो हम अगर एक बात देखें कि अगर दोनों वेक्टर्स का मैक्सिमम सम देखें तो वो क्या होगा कि जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। सो जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स ऐड हुए हैं तो आपके पास 95 न्यूटन आंसर आया है। और सबसे अपोजिट केस क्या है कि मिनिमम केस क्या है कि दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दें, तो जब एक दूसरे से माइनस किए तो आपके पास 25 न्यूटन आया है। सो आपके पास आंसर में या तो 100 न्यूटन आ सकता है या 70 न्यूटन आ सकता है या 20 न्यूटन। लेकिन अगर आप 100 न्यूटन को देखें तो वो आपके पास मोर देन मैक्सिमम है, कोई चीज़ मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। सो 100 वाला जो ऑप्शन है वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या है कि 95 कम है। सो आपके पास 100 जब मोर हो गया है और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू इसमें 95 आ सकती है, तो ऑब्वियसली 100 वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। और सेकंड जो केस है 25 वाला, तो उसमें आपको पता है कि 20 जो है वो इन्होंने मिनिमम कहा है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम तो 25 है। सो 25-20 जितना मिनिमम तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के जो डिफरेंस है यानी कि कम्प्लीटली अगर वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर रहे हैं और हमने माइनस कर दिया है उनके मैग्नीट्यूड्स को, तो फिर भी 25 न्यूटन आ रहा है। सो 20 वाला आंसर भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो करेक्ट आंसर आपके पास 70 न्यूटन है, क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान की कोई वैल्यू है। सो जब दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो उनकी या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के दरमियान में कोई वैल्यू आ रही है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम से ये ज़्यादा है या ये कम है तो दैट्स मीन कि 70 न्यूटन क्या है, उसके दरमियान में है रेंज के। सो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर्स रेंज हेड टू टेल, व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। आपको कहा गया कि कोई पॉलीगॉन है जिसकी साइड्स जो हैं वो आपके वेक्टर्स को क्लोज पॉलीगॉन है और उसकी जो साइड्स हैं वो आपके वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप लोगों ने बताना है कि उनका वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी आप लोग वही चीज़ देखेंगे कि जब आपके पास ट्रायंगल का केस होता है तो ट्रायंगल में जब सब साइड्स एक जैसी हो गई थी, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था तो उसमें a + b + c = 0 आ गया था। तो सेम यहाँ पे भी आप लोगों ने वही कॉन्सेप्ट लेना है कि आपके पास एक पॉलीगॉन है, उसकी सब साइड्स को आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। जब उनकी सब साइड्स को आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया है तो से अगर आप ई को रिजल्टेंट वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ई की डायरेक्शन फ्लिप है। सो ई अगर उस साइड पे रहता है -e करके तो वो अगेन यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। सो सब का जो सम होगा अगेन पॉलीगॉन के अंदर वो क्या हो जाएगा, 0। सो किसी भी क्लोज सरफेस, क्लोज जितने भी वेक्टर्स आप लोगों ने क्लोज फिगर जितने भी वेक्टर्स से बनाई हुई है उनका रिजल्टेंट हमेशा नल वेक्टर होगा, उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, 0 वेक्टर होगा।